नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी लगातार चौबीसों घंटे, बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते थे कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, ये इसलिए मैंने जोर देके कहा चौबीसों घंटे। अब मोदी और मोदी के कंप्रोमाइज सिस्टम को निपटाने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ, हम अक्सर कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ ही कोई नहीं है, वो अकेले बेचारा लगा रहता है, बाकी पीछे फौज गायब। राहुल गांधी के साथ अब कोई और उतरा है। नाम हैरान करने वाला है, लेकिन इस नाम पर हैरानी इसलिए नहीं आपको होनी चाहिए क्योंकि एक रिश्ता ऐसा है जो बिल्कुल निस्वार्थ हर हर दौर में, हर कदम पर साथ होता है। वो रिश्ता मां का होता है। तो सोनिया गांधी ने मोदी और मोदी के कंप्रोमाइज सिस्टम के खिलाफ इस लड़ाई में राहुल के साथ मैदान में उतरने का निर्णय लिया और मैदान में उतर गए। और फिर दोनों ने अलग अलग मोर्चे संभाले और दोनों ने अलग अलग खर्रे लिख दिए। सोनिया गांधी ने अकेले दम पर, सोनिया गांधी की राजनीतिक समझ पर बहुत लोग इस देश में खिल्ली उड़ाए, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में या पिछले 30 साल में, 90 के बाद, 90s के बाद, सोनिया गांधी जैसी समझ वाले राजनेता इस देश में गिने चुने हुए होंगे, इक्का दुक्का हुए होंगे। सोनिया गांधी ने वो नस दबाई नरेंद्र मोदी की जिससे भाजपाई बिलबिला उठे। मोदी के चेहरे से मुखौटा उतारने का काम किया। हालांकि मीडिया ने कोशिश की कि मुखौटा न उतरे, लेकिन उस कोशिश को हम चाहते हैं कि नाकाम कर दिया जाए आपके साथ मिलकर। यानी हमारे जो हजारों लाखों की संख्या में हमारे परिजन हैं, उनके साथ मिलकर, न्यूज लॉन्चर परिवार के साथ मिलकर। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पूरे देश के लाखों कांग्रेसियों को टास्क दे दिया है। ये टास्क है सड़क पर उतरने का। अब घर में बैठने का वक्त खत्म हो गया, अब सड़क पर उतरने का। राहुल गांधी के इस टास्क को अगर कांग्रेसियों ने मान लिया तो इस देश में, पूरे देश में सड़कों पर लाखों की संख्या में, ये लाखों मैं बोल रहा हूं, करोड़ों बोल करके सनसनी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन अगर संख्या वाकई आ जाए सड़कों पर तो 1 करोड़ में भी हो सकते हैं, नहीं तो लाखों में संख्या हो सकती है अगर राहुल की बात सुन लिया तो। अगर मैं लगा रहा हूं क्योंकि ये कांग्रेस है, कांग्रेस के बारे में आप दावा नहीं कर सकते। नीचे से कोई बता दे छोड़ो राहुल गांधी की चिट्ठी ध्यान मत दो, क्या पता। तो लाइए हेमंत भाई को जरा समझा जाए कि ये माता और पुत्र दोनों मैदान में है, और माँ अगर बेटे के साथ है तो कंप्रोमाइज्ड लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। जिसके मन में जरा सा भी चोर, बेईमानी, छल कपट होता है, अगर वहां वो किसी से सामना कर ले, लेकिन अगर माँ की शक्ति सामने आ जाए तो सारा छल कपट वहीं पे फेल हो जाता है। तो सोनिया गांधी हो सकता है इस दौर में बेटे को साथ देने के लिए ही आई हो, क्योंकि बेटा अकेले इस युद्ध में कब तक लड़ेगा। मैं आपको शुरुआत सोनिया गांधी के ही खर्रे से करता हूं। पहले हेडलाइन एक दिखा दीजिए, क्योंकि आपको वो हेडलाइन नहीं मिलेगी। बीच से एक हेडलाइन, यहां पर कई बार गलती हो जाती है, इन्होंने लगा दिया। ये असली बात है मुझे लगा, हालांकि ऐसी असली कई बातें हैं। ईरान अमेरिका जंग में भारत करता मध्यस्थता, पाकिस्तान की नहीं होती पूछ, पूछ नहीं पूछ। सोनिया गांधी ने लेख लिखकर सरकार को घेरा। आज जिस भूमिका में पाकिस्तान है और दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की चर्चा आज हो रही है, आज हो रही है, इसको नकार नहीं सकते। सोनिया गांधी ने बड़ी लॉजिकली इसको बताया है, समझाया है उस लेख में कि ये मतलब जो जगह पाकिस्तान की थी, ये तो भारत की हो सकती थी। कोई पाकिस्तान को 75 नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक डिजास्टर देखिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, कि हम कहीं के नहीं रहे, हमको कोई नहीं पूछ रहा है। अब जरा हिंदी अनुवाद जो है उनके लेख का, उस हिंदी अनुवाद को दिखा दीजिए। ओरिजिनल अंग्रेजी वाला हिंदी अनुवाद उसका। गाजा पर भारत की चुप्पी कायम,
दुनिया लगातार आवाज उठा रही है। ये सोनिया गांधी का लेख है और उस लेख का हिंदी अनुवाद है। इंडियन एक्सप्रेस में जो ओरिजिनल अंग्रेजी में छपा है आर्टिकल, वो लाइए जरा, वो दिखाइए। द एडिटोरियल पेज देखिए, इंडिया रिमेन्स साइलेंट ऑन गाजा, द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू स्पीक। वही इसका हूबहू वो हिंदी अनुवाद था कि भारत गाजा पर चुप्पी साधी हुई। इस आर्टिकल को हेमंत भाई ने भी बड़े गौर से पढ़ा है। इस आर्टिकल पर चर्चा के बाद हम चलेंगे, इस पर एक सवाल के बाद चलेंगे, राहुल गांधी, कांग्रेस को टास्क और सड़कों पर लाखों लोग, क्या होगा, कैसे होगा, उस सब पे बाद में आएंगे। लेकिन पहले हेमंत भाई, ये गंभीर मसला है। बाकी तो होता है ना कि चलो सड़कों पर हम आंदोलन करेंगे, भीड़ आएगी। सोनिया गांधी ने जब से राजनीति में को देखना शुरू किया उन्होंने, और जब से दखल देना शुरू किया, तब से मुझे लगता है कि सोनिया गांधी एक ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने हर मंत्रालय या हर अंग को करीब से देखा है। देखिए, बहुत सारे राजनेता होते हैं, रेल मंत्री हैं, तो आजकल तो कोई मंत्री वो अपना विभाग नहीं जानता, लेकिन फिर भी मान लिया कि वो बहुत मेहनती है तो अपना डिपार्टमेंट जानेगा। सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रधानमंत्री पद की से दूरी बना करके हर मंत्रालय पर, अगर विदेश मंत्रालय है तो डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए, होम है तो भारत के भीतर अमन चैन सद्भावना कैसे कायम हो, सारे मंत्रालयों पर नजर रखी और सबकी समझ डेवलप हुई। आज हम सोनिया गांधी पे की समझ पे चर्चा करें, मुझे लगता है यह भी उचित नहीं है। इस मामले में मैं बहुत सम्मान करता हूं इसको, पार्टी लाइन या कोई कुछ भी कहे, लेकिन सम्मान मिलना चाहिए सोनिया गांधी को, जो डिजर्व करती है। सोनिया गांधी ने डिप्लोमेसी में मोदी के डिजास्टर्स टेन्योर को कैसे छीला है, जरा वही हमको बता दीजिए, और कुछ नहीं। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने पिछले 12 साल में एक चीज नोट की होगी, पूरे देशवासी और सारे दर्शक भी देख रहे होंगे, कि सोनिया गांधी हर ऐरे गहरे मसले पर बातचीत नहीं करती है। नहीं करता। बहुत ही कोई ऐसा विषय जो देश के लॉन्ग टर्म भविष्य को प्रभावित करता हो, वो देश की नीतिगत चीजों को प्रभावित करता हो, देश की संप्रभुता को प्रभावित करता हो, या ओवरऑल परिस्थितियां ऐसी हो कि जिससे कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आजकल चूंकि उनकी सेहत काफी लंबे समय से, वो जो अस्थमा की प्रॉब्लम उनको है, एलर्जी की, तो उसके कारण वो आजकल एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से थोड़ी सी दूर रहती है और बहुत ही सिलेक्टिव जगह पे जाती है। जैसे पीछे आपने देखा होगा, इंडिया अलायंस की मीटिंग में चली गई थी एक बार। उससे पहले वो लास्ट टाइम कब बोली थी, जब मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी करने का षड्यंत्र चल रहा था संसद के अंदर, तो उन्होंने राज्यसभा में अपनी पूरी बात रखी थी, पूरी बात रखी थी। तो अब जो है, आज की तारीख में इंडिया अगर कहीं पर पिछड़ रहा है, वो है सब, और पिछड़ नहीं रहा, आइसोलेट हो रहा है, तो वो चीज है विदेश नीति या कूटनीति, जिसको आप जो भी कह लीजिए। मोदी के सिस्टम ने पिछले साल जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ये फर्जी डंका बजाने के चक्कर में इस पूरे देश की लंका लगाई डिप्लोमेसी के हिसाब से। इसमें कोई शक आपको हो तो बताइए। तो हुआ ये आशीष भाई, कि जो आज की तारीख में, जो मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं, कि अमेरिका और इजराइल आज की तारीख में दुनिया का कोई देश उनके साथ दिखना नहीं चाहता, दिखना। और आपकी स्थिति क्या है कि युद्ध का शुरुआत होने वाली है, उससे 2 दिन पहले आप इजराइल की संसद में जाके मेडल पहनाए। इजराइल ने गजा के अंदर जो कुछ किया, छोटे छोटे बच्चों, अब तो यूएन की भी रिपोर्ट आ गई। तो सोनिया गांधी का जो ये लेख है बेसिकली आज, वो मानवता पर आधारित है। हमारे सदियों पुरानी जो कूटनीति है तमाम देशों के साथ, उस पर आधारित है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को, यूएन की रिपोर्ट को उन्होंने हवाला दिया कि इतने बच्चों को मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक पे टारगेट करके, बिल्कुल अमानवीय तरीके से, और लाखों लोग जिस तरीके से गजा में डिस्प्लेस किए गए, उस सारे के खिलाफ भारत को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान की आपने बात की, मध्यस्थता की, वो तो अंडरस्टूड है, ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है आशीष भाई, केवल संघियों को, इन भक्तों को, इन दफर जो है इनको, और बीजेपी और आरएसएस को, इनको नहीं दिखेगा। आप मुझे एक बात बताइए, 3 देश लड़ रहे हैं आशीष भाई, 3, इजराइल और ईरान, और उनका पंचायती कौन है, अमेरिका, जो वो भी लड़ रहे हैं। ठीक, आपकी भाषा में अगर कहूं, मोदी जी की भाषा में, कि तीनों उनके परम मित्र हैं, किसी के नहीं हो। ईरान ने भारत के साथ सदा दोस्ती निभाई, सदियों से दोस्ती निभाई, और समकालीन विषयों के उसमें भी आपने देखा जिस तरीके से उधार में तेल दिया, इंडियन करेंसी में तेल दिया, हमारी शर्तों पे दिया, हमारी सुविधा पे दिया।
और पीओके को लेके पाकिस्तान को जिस तरीके से, पाकिस्तान तो प्रस्ताव पास कराने वाला था, रातों रात हमारा बीमार विदेश मंत्री पहुंचा और ईरान ने किस तरीके से रातों रात स्टैंड बदल के प्रस्ताव पास किया। और उसके बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई उस समय जब वो समझौते के लिए तैयार थे और परमाणु बम ना बनाने के लिए कृत संकल्प थे। उन्होंने बाकायदा फतवा भी कहा कि भाई ये हमारे ईरान के खिलाफ, उसके हमारे धर्म के खिलाफ परमाणु। उस समय पे उनकी हत्या पर भी प्रधानमंत्री के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, 2 शब्द। और अब जब उनका संस्कार होने वाला है, आमतौर पे अंतिम संस्कार में आने का कोई इनवाइट नहीं भेजता, उसके बावजूद भी ईरान ने फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, भारत के प्रधानमंत्री को फिर इनवाइट किया है खamenei साहब के अंतिम संस्कार के लिए। और मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं कभी नहीं जाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं आज। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आया। क्यों? इस क्यों में है सारा पेच। सोनिया गांधी को लेख क्यों लिखना पड़ा? इजराइल में वही समस्या है भारत की, जो ट्रंप की समस्या है वही मोदी की समस्या है, और मोदी की समस्या उससे थोड़ी सी और ज्यादा। उसमें पेगासस भी है, उसमें कई और तरह के टेढ़े मेढ़े सॉफ्टवेयर भी हैं जिसके कारण चुनाव में डंका बजता है। कई तरह की चीजें कथित तौर पर है उसमें। आपने अगर इजराइल के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोला तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां से क्या हो सकता है। और ट्रंप के सामने तो वैसे ही गिगी बन जाती है, हिज एक्सीलेंसी पर्ची से पढ़ के बोलना पड़ता है 6 बार। तो इन सारी परिस्थितियों में मैं जो आपको बात कर रहा था कि ईरान हमारा कभी से दोस्त रहा है, अमेरिका को मोदी क्लेम करते हैं दोस्त है, और इजराइल में मेडल पहन के आए, तो तीनों दोस्त हो गए। और मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। और खींचा हुआ विदेश मंत्री जो कैरियर डिप्लोमेट कहता है अपने आपको, वो मध्यस्थता को दलाली बताता है। सोचिएगा, ऑल पार्टी मीटिंग में दलाली का उसने। वो व्यक्ति अगर इस कैबिनेट में बना हुआ है तो इस कैबिनेट का भी भगवानी मालिक है। अगर इस कैबिनेट के अंदर धर्मेंद्र प्रधानमंत्री है शिक्षा का, इस कैबिनेट के अंदर अगर निर्मला सीतारमण वित्त की मंत्री है, इस कैबिनेट के अंदर राजनाथ अगर रक्षा का मंत्री है, तो फिर इस देश का भगवान जो आप कहते हो ना, भगवान भी भला नहीं कर सकता। अच्छा, एक मैंने बीच में ये नहीं टॉप रोकना है सारे, चाहता, ये सारे टॉप। नहीं, बीच में रोकना नहीं चाहता था। कई बार ना मेरा मन कर देता है, इतना मेहनत आप क्यों किए, इतनी मेहनत क्यों की? जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस कैबिनेट का मुखिया नरेंद्र मोदी हो, कह दीजिए बात खत्म है। 4-5 नाम गिनाए, 6 नाम आप भी ये बताइए। आशीष भाई हमारा शो 25 मिनट का है, वन लाइनर नहीं है। मैं बाइट नहीं दे रहा, मैं शो कर रहा हूँ। आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं वहां पे आता हूं, उससे पहले आप कूद गए बीच में। तो मोदी जी तो देखो नॉन बायोलॉजिकल है, मोदी जी पे टिप्पणी करना ईश निंदा के बराबर। आप समझिए, मेरी सीमाएं भी है ना कुछ, आप इस तरीके से मत कीजिए। मोदी जी का नाम लेने का मतलब आप समझते हैं, यहां तो लोग बैडमिंटन खेल खेल करके तमाम चीजें कर रहे हैं। तो समझिए चीज को। तो सोनिया गांधी की व्यथा जायज है। उन्होंने वो दौर देखा जब वो इस देश में शादी होकर के आई थी, उनकी सास प्रधानमंत्री थी, और इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दुनिया में कितना बड़ा कर दिया था भारत ने। और कितने राष्ट्राध्यक्ष इंदिरा गांधी के उसमें उस पर एक कॉल पर 80 से ज्यादा दिल्ली के अंदर मौजूद थे। भारत का वो जलवा था। और आज क्या है, आप जाते हो, अभी पता है आपको लेटेस्ट खबर क्या है? डिप्लोमेसी की बड़ी खबर बता दूं कि फिर बाद में कहना मत, मैंने भेजी भी थी, आपने मिस कर दी। अभी अभी सेशल्स जैसे आइलैंड नेशन में भारत का प्रधानमंत्री 3 दिन लगा के आएगा। दुनिया का सबसे बुजुर्ग कछुआ देखेगा, 192 साल का। वहां के बॉटनिकल गार्डन में भारत का प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री के साथ गया और कछुओं को पत्ते खिलाए। ये है सबसे बड़ी खबर इस समय की ब्रेक। आप देखते ही नहीं। बताइए आप। सोनिया गांधी बात कर रही हैं इजराइल की, गजा की, विदेश नीति की, डिप्लोमेसी की, वर्ल्ड में स्टैंडिंग की, मानवता की, करुणा की, और वो महोदय कछुओं को वो खिला रहे हैं। खबर दिखा दीजिए, मैंने भेजी हुई है आपको, कंट्रोल रूम को भेज दीजिएगा ताकि वो एस्टेब्लिश हो जाए। सोनिया गांधी ने आज कहा क्या है, लेट मी कम ऑन द टॉपिक। उसने कोट एंड कोट ये कहा कि मोदी सरकार की चुप्पी गजा को लेकर के और कोई कदम न उठाना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि राष्ट्रीय हित के नजरिए से भी इसे समझा नहीं जा सकता। हम इजराइल के रणनीतिक दायरे में गहरे दसते जा रहे हैं, जबकि दुनिया उससे निरंतर दूरी बना रही है। यही बात मैं आपको रोज कहता हूं। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा
इतिहास में एक हैरान करने वाले रणनीतिक डिजास्टर के तौर पर दर्ज होगा। स्ट्रेटेजिक डिजास्टर शी इज राइटिंग। जब इंसानियत पर हमला हो रहा हो तो चुप रहना भारत जैसे देश के लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता। और सोनिया गांधी ने जो ये लेख लिखा है, ये याद भी दिलाता है कि भारत की आवाज हमेशा से न्याय की, शांति की और पीड़ितों के साथ खड़ी रही है। और अब भी समय है कि गजा के बेगुनाह लोगों के लिए आवाज उठाई जाए। अकेली सोनिया नहीं, इसमें प्रियंका से लेकर के तमाम कांग्रेस के लोग जो पुराने हैं वो सारे बात करते हैं। इस पर आवाज उठाई जाए और उन मूल्यों को बनाए रखा जाए जिन्होंने लंबे समय से हमारे देश की पहचान बनाई है। राष्ट्रीय हित का तकाजा है कि हम गजा में इजरायली शासन की नरसंहार वाली कार्रवाइयों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लाखों फिलिस्तीनी परिवारों को बेरहमी से बेघर करने और उनकी जमीन छीनने के खिलाफ दुनिया भर में बन रही जन राय पर प्रतिक्रिया दें। मोदी सरकार की लगातार चुप्पी को किसी भी तरह से तर्क संगत या नैतिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। दिस इज व्हाट सोनिया गांधी सेज। और ये संघी भाई जितने भी हैं, ये गोरों की गुलामी की तो इनको बहुत पुरानी आदत है। 47 से पहले उन्हीं के सब वो थे। अब इजराइल के वहां भी जाकर के इनकी ये स्थिति है, क्योंकि यहूदियों का इनको कहीं ना कहीं जो फादरलैंड वैसे नहीं कह दिया, उसकी एक पूरी की पूरी बैकग्राउंड है शीश भाई। उस बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा आपको कि जिस तरीके, और उसमें इनको क्या सूट करता है। गजा पे जो इजराइल कर रहा है उसके पीछे जो भारत कर रहा है उसके केवल वोट बैंक की राजनीति, केवल वोट बैंक। जो यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन करते हैं, तो जो एक जो कट्टरवाद का जो एक पूरा का पूरा वर्ग बनाया है उसको खुश रखने के लिए गजा के बारे में चुप्पी साधेंगे। अगर धार्मिक आधार पर आपकी विदेश नीति तय होगी तो आपकी गति भी वही होगी जो कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात है। वो तो उभर गए, आपको उभरने की जगह नहीं मिलेगी। इन 12 सालों में जो बर्बादी की है शीश भाई, अभी तो 3 साल बचे हुए। अगर ये 3 साल पूरे हो गए तो कोई संत भी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए वो 40 साल उसको पटरी पे वापस नहीं ला सकेगा। ऐसी बर्बादी की। सारा संसाधन जो था देश का वो एक सेठ को लुटा दिया कौड़ियों के दाम पे। मोनोपोली को वापस ले आए, साइंस और एजुकेशन बर्बाद कर दी, खत्म, नष्ट। और केवल धर्माधिता, जातीय विभाजन, धार्मिक विभाजन, धर्म का नशा, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश डिजास्टर के रास्ते पे है, लोकल पॉलिसीज के हिसाब से भी और इंटरनेशनल पॉलिसीज के हिसाब से भी, इसमें कोई शक मत। राहुल गांधी वाले चलते हैं, लेकिन आप इसमें सोनिया गांधी के इस लेख में जब सेशल्स की चर्चा कर दी है ना, 3 दिन की यात्रा, हकीकत बताए 3 दिन की यात्रा जैसे वो कर रहे हैं। मैं तो सुबह जब कछुए से मुलाकात की खबर हेडलाइन देखा था तभी भी सर पीट लिया। 1.25 लाख की आबादी है। 3 दिन में अगर नरेंद्र मोदी को सेशल्स की जनगणना की जिम्मेदारी दी जाए तो 3 दिन में जनगणना अकेले कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। कुल 1.25 लाख की आबादी है, जितना भारत में, मतलब भारत के एक शहर में, छोटे से शहर में उतने लोग छूट जाते हैं। उतना तो छूट जाते हैं कि इसे गिनती करो तो कितना छूट गए, 1.25 लाख तो यार छूट गए उधर। उतने उसकी आबादी है, वहां 3 दिन रहेंगे। आप कल्पना करिए ना, ये सब आशीष वैकेशन भाई, वगैरह पर, ऐसी जगहों पर ये वैकेशन वगैरह की जगह है। आशीष भाई, आइलैंड नेशन के ऊपर कभी भी ऐसे विजिट नहीं हुआ करते। उनका नेशनल डे है परसों। होता क्या है कि आप कहीं से आ रहे हैं, वहां पर स्टॉप ओवर दे दिया आपने 2 घंटे, एग्जैक्टली वही होता है। 3 दिन भारत का प्रधानमंत्री इतना खाली है, कल्पना तो करके देखिए एक बार। वो वैकेशन के सब डेस्टिनेशन है भैया, सेशल्स वगैरह। 3 दिन वहां करोगे क्या? मैं कह तो रहा हूं कि आप उनसे एग्रीमेंट भी क्या करोगे, क्या करोगे, क्या लोगे, क्या दोगे? लेकिन है मोदी जी, अब डंका वहां पे सेशल्स में डंका बजेगा, बजना नहीं शुरू नहीं, हो चुका है। देखिए, नारियल का जूस पिया, कछुओं को घास खिलाई, भारतीय समुदाय से वो किया, कार में बैठ के गए, वो तो गई डिप्लोमेसी। इसके अलावा क्या चाहिए? कुछ और भी करना है आपको? वहां पर अच्छा चलिए, हर 8वां नागरिक भारतवासी। हाँ जी, कार में बिठाया था तब ठीक। जी जी, हमको लगा पैदल दौड़ा दिया है। नहीं, कार की डिप्लोमेसी चल रही है आजकल। हेडलाइन ये पुतिन ने मोदी को कार में बिठाया, मोदी ने पुतिन को अपनी कार में बिठाया। आजकल तो हेडलाइंस ही है। नीति पे, कूटनीति पे, विदेश नीति पे कहीं कोई चर्चा नहीं होती। यही नया भारत है विश्व गुरु, जिसका डंका बज रहा है। यही भारत है,
ये अद्भुत भारत है भैया, बताओ। कुल मिला के अच्छा, एक और खबर है इसमें, अब हम उसी पर रुक गए थे। एक और खबर है इसमें, डंका बजाने का रास्ता तलाशा जाता है ना, कि स्क्रिप्ट दी जाए। तो स्क्रिप्ट में आपको पता है, आप अगर इस दौरे के पहले की भूमिका पढ़े होंगे, तो इस दौरे में है दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी वहां से देना है। वो संदेश देने के लिए जरा ग्रेट निकोबार वाला प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते। अपने अंडमान निकोबार में अपने यहाँ जंगल काट के आदिवासी खतरे में डाल दो, सब मिटा दो, एक लाइन से वीरान कर दो, और दूसरी जगह जा करके बताओ कि पर्यावरण वहां पे घास खिला रहे हैं, सूखे पत्ते खिला रहे हैं कछुआ। पता ही नहीं सेशल्स के इस दौरे को, ये जो उसके पीछे बैकग्राउंडर बनाया गया है कि वहां पर जाएंगे, जो आप देख रहे हो ना, कछुआ और पार्क और गार्डन, ये इसकी भूमिका ये है कि वहां से वो पूरे उसको संदेश की, प्रकृति को और पर्यावरण के लिए संदेश दे रहे हैं, अपने देश में वीरान कर दो, सफाचट। चलिए आगे चलिए जरा, अब आते हैं राहुल गांधी पर। लाइए भैया, लाइए लाइए लाइए, जल्दी से ले आइए चिट्ठी, लाइए चिट्ठी लाइए, टाइम मत लगाइए। ये देखिए, ये चिट्ठी, इसको फुल कर दीजिएगा। ये राहुल गांधी ने, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, उस फुल कर दीजिए। हाँ, रोक दो रोक दो, रोक दो। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है ऑल जनरल सेक्रेटरी ऑब्लिक इंचार्जेज, मतलब सभी महासचिव और प्रभारी, जो राज्यों के प्रभारी हैं, ऑल पीसीसी प्रेसिडेंट्स, डिपार्टमेंट हेड्स, ऑल डीसीसी एंड सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट। मतलब ये चिट्ठी बहुत माइक्रो लेवल तक लिखी गई है। ये लिखने का मतलब, ऑल डीसीसी एंड सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब ये देश में राहुल की इस चिट्ठी की कॉपी 862 जगहों तक गई होगी। जो आंकड़ा मेरे पास है 862, टोटल डीसीसी और सिटी यूनिट मिलाकर के 862 इकाइयां हैं कांग्रेस की। 862 इकाइयों में, नीचे की भूमिका भी हेमंत भाई बता देंगे, 862 इकाइयों में चिट्ठी गई किस लिए है। आपको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया था, 28 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब उसके आगे का चरण है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई 25 तारीख को, 26 27 मोमेंटम अब होगा। आपके पास पूरा जुलाई है, पूरा जुलाई है, और 9 अगस्त को, अगर, मतलब ये कांग्रेस के लिए भी परीक्षा है, मैं इसको इस रूप में भी देख रहा हूं। अगर कांग्रेस ने इस पर काम किया, तो नरेंद्र मोदी नहीं, कोई कोई रोकने की कोशिश कर ले, कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, दिल्ली में भूतो न भविष्यत जैसी भीड़, जनसैलाब आप देख सकते हैं। क्योंकि दिल्ली चलो के नारे के साथ इनका इस चिट्ठी में जो मुख्य, मैं बता दूं, यही है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई देश के 862 जिला और शहर इकाइयां जो हैं, उनमें ये आंदोलन चलाएगी दिल्ली चलो के नारे के साथ, 9 अगस्त दिल्ली चलो के नारे के साथ। अब ये यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, इन्हीं के भरोसे खाली, मतलब इन्हीं के कंधों पर बोझ नहीं सारा डाल देना है। जो प्रौढ़ हैं यूथ के अलावा, जो प्रौढ़ हैं कांग्रेस में, वो भी कुछ करें। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी अपना कंधा लेकर के आगे आए, और कदम से कदम मिला करके अब इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। मतलब इस आंदोलन का अब उनको भी इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी है हेमंत भाई। मैंने इसीलिए कि कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में मैं देखता हूँ। 862, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इस पैमाने पर, और इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं कि मैं खुद बहुत बार आलोचना कर चुका हूं आपके साथ भी मौजूदगी में। कई बार कहा हूं कि कांग्रेस के पास इतने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, क्यों नहीं पूरे देश के एक एक शहर में मूवमेंट शुरू करती, क्यों नहीं एक साथ 50-100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, 50-100 नहीं की लेकिन 28 की। तो मुझे लगा कि भाई चलो, हम जैसे आदने 2 कौड़ी के पत्रकारों की भी बात कहीं कहीं धरातल पर उतर रही है। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर मूवमेंट, मुझे नहीं पता है कि कभी भी 862 इकाइयों में एक साथ आंदोलन दिल्ली चलो के नारे के साथ हुआ हो, मुझे नहीं लग रहा। ये जो है अगर एग्जीक्यूट हो गया, तो नरेंद्र मोदी, जो आप लोग कहते हैं, मैं आपकी उम्मीदों में थोड़ा सा हवा भर देता हूं,
तो नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल आने वाली है। अशी भाई, डिपेंड करेगा मोबिलाइजेशन किस तरीके का है। सीधी सी बात अगर आप करो तो मोबिलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और मोबिलाइजेशन को कैसे ये खराब करते हैं उसका भी अंदाजा आपको किसान आंदोलन से लेकर के तमाम चीजों के अंदर है। यहाँ इशू दिल्ली वाले से पहले स्टेट्स के अंदर मोबिलाइजेशन का है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे लेकर के मोबिलाइजेशन का है। एक बात अब बड़ी साफ हो गई है कि देश के युवा के अंदर अब इस सरकार के प्रति निराशा, हताशा के बाद अब गुस्सा बढ़ रहा है। ठीक, और उस गुस्से को चैनलाइज करके, ऐसा ना हो कि बिखर जाए, उस गुस्से को, उस ऊर्जा को चैनलाइज करके सरकार को रास्ते पर लाने की कोशिश राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। आपने कोटा के अंदर देखा जिस तरीके से बिना बीजेपी का नाम लिए स्टूडेंट्स को एक तरीके से किया, अगला प्रयागराज में है, फिर पटना में है, फिर फाइनली दिल्ली के अंदर है। तो यूथ का मोबिलाइजेशन इस देश में लंबे समय से ओवरड्यू था। अच्छी बात यह है कि अभी भी पहचान लिया, देर तो हुई है लेकिन अभी उतनी वो नहीं है कि आप इस चीज को संभाल ना पाए। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा जब तक मीडिया उनके कंप्लीट कंट्रोल में, कंप्लीट कैप्चर में, मीडिया कैप्चर में, जुडिशरी की स्थिति देख लीजिए, जांच एजेंसियां कैप्चर में, तो बचती है केवल एक चीज, और वो है पॉपुलर परसेप्शन। जिस तरीके से चंडीगढ़ जैसे शहर में, इलीट शहर में, 2 दिन पहले इमरजेंसी की बरसी मनाने गए थे धर्मेंद्र प्रधान, और उनके साथ क्या गत बढ़ी आपने दिखाया, शो किया आपने। ऐसे ही देश के तमाम हिस्सों के अंदर हजारों हजार युवा सड़कों पर आए। कॉमेडियंस नहीं दिखाएंगे, कोई बात नहीं, आप जैसे साथी हैं, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार उन बातों को उठाते हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत भी आपने अब उसको रियलाइज करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के तमाम, अगर आप सही मायने में मेरी बात पूछे ना, पिछले 12 सालों में इस सरकार पे जितने भी पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उसमें एक बहुत बहुत बड़ा योगदान केवल सोशल मीडिया का, टू दैट एक्सटेंट कि मोदी जी जो दिल्ली के अंदर गंगा में, यमुना में नहाने का जो प्रोग्राम बना रहे थे उसको भी आपने खराब किया था, ये श्रेय भी आपको ही जाता है कि जिस तरीके से वो पानी से पाइप और वो सारी चीजें। तो मान करके चलिए कि एक अल्टरनेट मीडिया के तौर पर जो सोशल मीडिया, मुझे नहीं पता कितने दिन चलेगा, इस बात पे मैं आपको लगातार कहता हूं कि हमारा न्यूज लॉन्चर और ये जितने भी चैनल्स हैं कितने दिन चलेंगे नहीं चलेंगे, वी कांट से, क्योंकि टारगेट पे है, एक्टिव टारगेट पे। हाँ। लेकिन जो सोशल मीडिया जिस तरीके की आवाज बन रहा है, हर मुद्दे के ऊपर यूथ सामने आ रहा है, जिस तरीके के सवाल जवाब कर रहा है, एक बात तो मान करके चलिए कि मोदी के जो आने वाले दिन हैं वो अच्छे दिन नहीं है। भारत के तो अच्छे दिन आए कि नहीं आए, 144 करोड़ के तो अच्छे दिन आए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये लोग सड़कों पर आ गए, पवन खेड़ा ने कल एक बात कही थी, उसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए कि अगर हम सत्ता में आ गए तो इनको बाहर निकलने के लिए सुरक्षा लेनी पड़ी। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अगर आपने देश को मोबिलाइज कर दिया उन इश्यूज के ऊपर जो इनकी नाकामी और नकारापन के कारण आज खड़े हैं सामने, जो बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, शिक्षा हो, सारी चीजें, और महंगाई फला, आप सोच करके देखिए इस देश का एक केंद्र का मंत्री खीरे के लिए 99 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी ले लेता है, एक मंत्री, और इस देश का जो गरीब, जिसके पास पूरा सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं होते 14 किलो का, वो बेचारा 5 किलो का सिलेंडर लेता है, उसकी सब्सिडी देने के पैसे। सिलेंडर छोड़ो हेमंत भाई, अपने बच्चे को कॉपी नहीं दे पाया एक किसान महाराष्ट्र में, कॉपी पढ़ाई के लिए नहीं दे पाया, उस शर्मिंदगी में उसकी फसल खराब हो गई थी, पैसे नहीं थे। और महाराष्ट्र की स्थिति आप विदर्भ की जान रहे हो, अपनी जान देंगी। मंत्री मंत्री अपनी खीरे की खेती के लिए 99 लाख सब्सिडी लेता, अपने ही खुद ले लेता है, अपने मंत्रालय से खुद ले लेता है। और ये उस देश में होता है जिस देश में एवरेज मतलब साल में हजारों की संख्या है, किसान अपनी जान दे देते हैं, 99 रुपए के लिए तरस जाते हैं। ये वो देश है जहां पर किसान अपनी पत्नी को बैल की जगह पत्नी को न देता है हल में, देखा होगा आपने, वो भी महाराष्ट्र में। पत्नी को वो एक बैल था, एक तरफ पत्नी को कर दिया और पीछे हल चलाते हुए, जिस देश में सोचिए पत्नी को कितनी मतलब शर्मिंदगी की बात है। वहां 99 लाख रुपए मंत्री, सबसे गरीब आदमी वही था, सब्सिडी 99 लाख ले लिया। तो आप साइमल्टेनियसली आपने एक बात की थी 9 अगस्त के कार्यक्रम में, 9 अगस्त का कार्यक्रम इस देश में संघियों की दुखती रग भी,
हाँ हाँ, याद रखिएगा। मुखबिरी। उस समय क्या हुआ था, ये जो उस समय जो भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था, महात्मा गांधी जी ने बॉम्बे में इसका आगाज 9 अगस्त को ही किया था 1942 के अंदर। अगस्त और क्या, क्रांति। और डिफाइंड क्या था, डू और डाई, करो या मरो। तो राहुल गांधी ने कोई ऐसे ही 9 अगस्त फिक्स नहीं कर दी है। तो इसके अंदर उसमें क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन करो, ये करो, मास डिसोबीडियंस जिसको आप कहते हैं, वो सारे का सारा कार्यक्रम करने का था, और अंग्रेजों को तत्काल भारत से बाहर करने का कार्यक्रम था। तो बेसिकली कहीं ये तो नहीं कि जो ये काले अंग्रेज बैठे हुए हैं, अंग्रेजों के उस टाइम भी पिट्ठू थे, उस टाइम भी मुखबिर थे, और आज उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अंग्रेज क्या कर रहे थे, पावर का सेंट्रलाइजेशन तो कर रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमारे संसाधनों को लूट ही तो रहे थे। वो लूट रहे थे, ये लुटवा रहे हैं। राम मंदिर का चढ़ावा नहीं छोड़ा भाई, बाकी तो छोड़ा यार। तो इनकी तो नीति बड़ी साफ है। अब इस मोबिलाइजेशन को कितना वो सक्सेसफुली कर पाते हैं, कितना इस रोष को चैनलाइज करके और पॉजिटिव एनर्जी के साथ गांधी के रास्ते पे चल करके। और मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा आशीष भाई, ना तो आजादी के आंदोलन में सारा देश शामिल था, कभी भी नहीं था, और ना अब कोई होने वाला है। अब तो कायरों की जमात है, मैं इसको कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मैं अपने से ही शुरू करता हूं, हम कायर। ठीक। उस सारी परिस्थिति के बावजूद भी अगर 5% लोगों को भी राहुल गांधी अगर ले आते हैं, तो कौन सी जेल में डालोगे? 144 करोड़ का 5% देख लीजिए, 7.5 करोड़ हो जाएंगे, 7, 7.25 करोड़। 5% तो बहुत है हेमंत भाई। तो पांच वो परसेंट चीज जो बहुत। है ना, वो चीज जो है, मोदी सरकार की असली चीज वो है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप मोबिलाइजेशन करो, यूथ को करो। और राहुल गांधी ने जो बड़ों को लगाया ना साथ में, अभी तक क्या था, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस थे। इसमें बड़ों को डालने का ही मतलब ये है कि चीजें कहीं इधर उधर भटके ना, और जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से ही मेच्योरिटी के साथ एक एनवायरमेंट बिल्डिंग हो। इतनी सी बात है। मोदी जी की दिक्कतें यहां से और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, रेस्ट एश्योर, इसमें कोई धोखा मत पाए। चलिए, एक राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट देखिए इस समय, मतलब इस समय कंप्लीट फुल्ली 24/7 इन्वॉल्वमेंट। अभी महाराष्ट्र वाला जो हमने उस पर कार्यक्रम भी दिखाया था आपको, लेकिन मैं कार्यक्रम में उस वक्त ट्वीट नहीं दिखा पाए थे। इस कार्यक्रम में हम इसलिए डाल दिए कि देखिए, कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि जिसको मतलब आप कहते ना कि बाईपास जाने दो यार, नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं। आप हर मुद्दा आएगा तो हमारे सामने से गुजर के जाएगा वाली स्थिति है। इस पर देखिए ट्वीट लाइए, लाइए इसी में खत्म करें। एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द, इस बार महाराष्ट्र का टीईटी। देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, यह युवाओं के भविष्य की चोरी है। बस हटा दीजिए। ये अब महाराष्ट्र का पेपर लीक भी इस आंदोलन को हो सकता है एक और इसको धक्का दे, ऊपर उठाए। फिलहाल अब इजाजत दीजिए हमको, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। इसी पे विराम देते हैं। खबर और कुछ भी बड़ी आएगी तो हम तत्काल लेकर के हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।